बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज गुल साहब। नाज़रीन, बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंतहाई अहम सूबा है। पाकिस्तान में मादनियात के हवाले से खास तौर पे बलूचिस्तान को एक खास अहमियत और हैसियत हासिल है। इसके अलावा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है बलूचिस्तान का। जुग्राफियाई हवाले से भी इसकी खासी अहमियत है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो तरक्की का जो तनासब है वो और जो रफ्तार है वो बहुत ही सुस्त है और सबसे ज्यादा पसमानदा ये सूबा है पाकिस्तान का। आखिर इसकी वजह क्या है? ये इतनी ज्यादा गुर्बत का शिकार क्यों है? यहाँ पर बेरोजगारी जो है वो इतनी ज्यादा है कि हर 10 अफराद में से 7 अफराद जो हैं वो बेरोजगार है। इसके अलावा इस सूबे के जो लोग हैं वो तालीम और सेहत की जो बुनियादी सहूलियात हैं उनसे भी बहुत बुरे तरीके से महरूम हैं। खास तौर पे अभी आजकल के दिनों में जो एक मामला बहुत ज्यादा जेर बहस है और बहुत ज्यादा सामने आ रहा है, बल्कि अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो 2009 से ये चीजें और कुछ आदादो शुमार सामने आ रहे हैं घोस्ट स्कूल्स के बारे में। यानी बलूचिस्तान के अंदर जो ऐसे स्कूल जो बिल्कुल गैर फाल हैं, जहां पर तालीम का किसी किस्म का कोई सिलसिला नहीं है, सिर्फ वो पेपर्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है। अभी कुछ जगहों पे ये जो आदादो शुमार हैं ये 1800 2019 में 1800 इनकी तादाद थी। अब 3200 के करीब ऐसे स्कूल्स बताए जा रहे हैं जहां पर जो बिल्कुल गैर फाल हैं और जो घोस्ट स्कूल हैं जहां पर बिल्कुल तालीम और तरबियत का किसी किस्म का कोई सिलसिला नहीं है। आखिर ये महरूमियां बलूचिस्तान की कब खत्म होंगी? इनकी वजूहात क्या हैं और क्यों ये सूबा जो है ये इस कदर यहाँ पर जो तरक्की की रफ्तार वो इस कदर सुस्त है? इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। और इसके लिए सबसे पहले तो इम्तियाज साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बलूचिस्तान जो भी हुकूमत आती है बलूचिस्तान की महरूमियों का रोना जो है वो रो रही होती है सूबाई हुकूमत, और वफाकी हुकूमत से कुछ जो है वो इनके मुआहदे और कुछ इस किस्म के वादे होते हैं, जिसके बाद कुछ अरसे के बाद वो वादे जो हैं वो टूट जाते हैं और फिर शिकवे शिकायत की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। आखिर वजह क्या है? क्यों ये मसाइल हल नहीं होते? देखिए, वजूहात तो बहुत सारी हैं जी। उसके लिए अब आपने चूंकि आदाद शुमार भी पहले काफी सारे बता दिए हैं, मेरे कहने को बहुत थोड़ा कुछ रह गया है। लेकिन अब ये करते हैं कि हम सीधे चले जाते हैं सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ के पास। बिल्कुल हमारे साथ वो मेरा ख्याल है हमें ज्यादा बेहतर एक्सपर्ट ओपिनियन दे देंगे बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ गुनागू मसाइल हैं उनके हवाले से। अनवारुल्लाह साहब, आप हमारे साथ हैं लाइन पे? जी इम्तियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बस बलूचिस्तान वक्तन फवक्तन खबरों का मरकज बनता रहता है। गुज़िश्ता हफ्ते भी एक जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में हमला हुआ उसकी वजह से एक बार फिर बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो मबजूल हो गई, उसकी जो मसाइल हैं वहाँ पे उनकी तरफ। तो हमने सोचा कि आपने गुज़िश्ता हफ्ते सेनेट में बड़ी एक ज़ोरदार तकरीर भी की थी बलूचिस्तान ही के मसाइल के हवाले से, तो हमने सोचा कि आपसे क्यों ना पूछा जाए कि बुनियादी तौर पे बलूचिस्तान का मसला है क्या? इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो बलूचिस्तान का तारीखी पस मंज़र है, उसका एक पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल मसला है। बहुत सारे लोग उसको पॉलिटिकल एंगल या पोजीशनिंग के हवाले से देखते हैं। जो लोग सेकुलर या नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, और जो फेडरेशन की पॉलिटिक्स करते हैं उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। साथ में बलूचिस्तान की गवर्नेंस के इशू हैं जो 7 दिहाइयों से चले आ रहे हैं, और बाज़ औक़ात लोग गवर्नेंस को जो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स हैं एक दूसरे के साथ लिंक कर लेते हैं और पिक्चर को फर्दर कंफ्यूज कर देते हैं। मैं थोड़ा सा गवर्नेंस के हवाले से आज आपके प्रोग्राम में बात करना चाहूंगा। जी। देखिए, हमारा चैलेंज क्या है? वी आर हाफ ऑफ पाकिस्तान, वी आर अ ह्यूज लैंड मास। अब हमारे जो रिसोर्स है वो स्कैंट है, स्केर्स हैं, कम है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स एक चैलेंज है, और जो अवेलेबल रिसोर्स है वो मिसमैनेज्ड है। ठीक। तो कम रिसोर्स मिसमैनेजमेंट एक चैलेंज हुआ, और जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स है वो एक अलग चैलेंज हुआ। यानी दो बड़े चैलेंज, एक तरफ वसाइल कम है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल
یعنی ایک طرف وسائل کم ہیں اور دوسری طرف جو مہیا موجود وسائل ہیں ان کا استعمال صحیح نہیں ہوتا. ان کا استعمال بے دریغ ہوتا ہے, اس کا استعمال درست نہیں ہوتا. اس میں جو بدقسمتی سے سیاسی اشرافیہ کی جو میل پریکٹسز ہیں, کرپشن ہے, اس کی وجہ سے بیسک گورننس اسٹرکچر کمپرومائز ہوا ہے. نہ صرف سیاسی اشرافیہ بلکہ جو سول بیوروکریسی ہے اس کا اس میں بڑا کلیدی کردار ہے. فور فرنٹ پہ ان کا ایک رول ہے. جو گورننس کا میکینزم ہے اس میں ایک عدد چیف سیکرٹری, ایڈیشنل چیف سیکرٹری, ان لائن ڈپارٹمنٹس, ان کی کیپیسٹی, ان کی امپلیمنٹیشن, ایک کمپلیکس اسٹرکچر ہے گورنمنٹ کا. اور یہ اسٹرکچر میں جو تمام لوگ انوالو ہیں وہ اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہیں, اور جو امپلیمنٹیشن ہونی ہے وہ کم ریسورس کی, وہ درست نہیں ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیے انوار کے یہ گو اسکول کے حوالے سے تذکرہ کیا. جی انوار, اس کی طرف ہم آتے ہیں. یہ بتائیے عام لوگوں کو ہمیں بڑی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کا بیرومیٹر کیا ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں اور جو موجود وسائل ہیں وہ درست استعمال نہیں ہوتے. اگر آپ کو میں یاد دلاؤں, آپ میری تصحیح بھی کر دیجئے اگر میں غلط ہوں, کہ 2008-9 میں سالانہ ترقیاتی پروگرام بلوچستان کا کوئی 45-50 ارب روپے کے برابر ہوتا تھا. یہ بتائیے کہ جب NFC ایوارڈ ہوا پیپلز پارٹی کی حکومت میں, اس کے بعد سے اب تک کس قدر اضافہ ہوا ہے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں, اور وہ کس طرح مینج ہوا ہے؟ بیش بہا اضافہ ہوا ہے اس میں. دیکھیں, جہاں تک اضافے کا تعلق ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم ان پچھلے 12 سالوں میں بلوچستان کو 7th NFC ایوارڈ کے حوالے سے ایک خطیر رقم جو ہے سالانہ طور پہ ہمیں ملتی رہی ہے. لیکن دوبارہ میں عرض کروں گا کہ یہ بھی کافی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے کافی؟ آپ کو یاد ہوگا شاہ نورانی میں ایک دھماکہ ہوا تھا, خودکش دھماکہ ہوا تھا. میں ان دنوں ترجمان تھا صوبہ بلوچستان کا. جی. تو تمام ٹی وی اینکر جو ہے وہ پہلے آدھے گھنٹے میں انہوں نے مجھے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا کہ جناب آپ لوگوں نے 2 ایمبولینسز بھی نہیں پہنچائی شاہ نورانی, اور لوگ وہاں پر جو ہے مر رہے ہیں. تو میں نے مؤدبانہ گزارش کی کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر خضدار ہے اس سے شاہ نورانی کا بائی روڈ ڈسٹنس کا جو ٹریول ٹائم ہے, جو وقت درکار ہے, وہ 8 گھنٹے ہے. اور آدھے گھنٹے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایمبولینس کیوں نہیں پہنچے. لوگوں کو جو ہماری جیوگرافی ہے اس کی اپریسیشن نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہماری پاپولیشن سکیرس ہے اور اسکیٹرڈ ہے. اب 50 آدمی اگر شاہ نورانی میں رہ رہے ہیں, ان کو ہیلتھ فیسلٹیز بھی چاہیے, ایجوکیشن فیسلٹیز بھی چاہیے, کمیونیکیشن نیٹ ورک بھی چاہیے. اس میں جو کاسٹ آتی ہے نسبتاً کسی اور صوبے میں جہاں پہ 50,000 آدمی بینیفیشری ہوتے ہیں, اسی کاسٹ میں یہاں پہ 500 آدمی ہوتے ہیں. لیکن انوار صاحب پھر کسی نہ کسی کو ظاہر ہے اکاؤنٹیبل اور ذمہ دار تو ٹھہرانا ہی پڑے گا نا. اب ظاہر ہے اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی, آپ اگر اس کے ترجمان تھے, اس وقت کی گورنمنٹ سے پوچھا تو جائے گا. آخر یہ اتنا جو 8 گھنٹے کا آپ وقت بتا رہے ہیں, اس میں جتنا ایریا ہے وہاں پہ بھی تو ہاسپٹل ہونے چاہیے تھے نا. تو یہ اتنے عرصے میں آخر کسی نہ کسی کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس سارے معاملے کی. اب دیکھیں نا یہی ہے, اس 8 گھنٹے کے سفر کے دوران کہیں پہ آبادی نہیں ہے, کس کے لیے اسپتال بنائے؟ وہ انوار صاحب یہی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ آبادی نہیں ہے تو اسپتال نہیں ہے, لوگوں کو اندازہ نہیں. وہ اسی بات کا ذکر رونا رو رہے ہیں کہ لوگوں کو جغرافیائی جو فاصلے ہیں ان کا وہ احساس نہیں ہے. اچھا انوار یہ بتائیے, میں آپ نے 7.5 انوار آپ نے ابھی چونکہ ایجوکیشن کی بات کی, اس سے آپ بتائیے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 45 ارب روپے آپ کا سالانہ ترقیاتی پروگرام ہوتا تھا. پھر ڈاکٹر مالک بلوچ جب آئے, وزیر اعلیٰ بنے 2013 کے وسط میں, اس میں پھر انہوں نے اس کے فوراً بعد 2014 میں ایجوکیشن ایمرجنسی کا اعلان کیا تھا, اور اس کے ساتھ ہی پھر کوئی تقریباً 2015-16 میں جو صرف تعلیم کا بجٹ تھا وہ 45 ارب کر دیا تھا. تو 45 ارب سے اب میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. تو یہ بتائیں کہ اس سے صوبے کی تعلیم کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ کچھ بہتر ہوا ہے؟ دیکھیں,
میں اس میں ڈاکٹر عبد المالک کو شاید اتنا ذمہ دار نہیں سمجھتا. میں پھر آپ کو دوبارہ عرض کروں گا کہ جو ہمارا گورننس اسٹرکچر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک پولیٹیکل حکومت نیشنل پارٹی کی صورت میں ڈاکٹر مالک کی آئی, انہوں نے ایک سیاسی فیصلہ کیا کہ جناب ہم نے ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی. اب یہاں پہ ہماری بیوروکریسی کو ایک کلاسک اپرچونٹی ملی. انہوں نے کہا بالکل درست ہے جناب, یہ 45 یا 60 ارب روپے کا بجٹ ہم بڑھا دیتے ہیں. آپٹکس میں یہ بات بڑی درست نظر آ رہی تھی. اب آن گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ آن گراؤنڈ یہ ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ سٹرکچرز ہیں, یعنی جو ہارڈ سٹرکچر ہے ایجوکیشن کا, جہاں پہ اسکول ہے, ڈیسک ہیں, باتھ رومز ہیں ان کے, اور جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے چیزیں ہیں, اس پہ کتنا پیسہ لگنا ہے. اور جو سافٹ کمپوننٹ ہے جس میں ٹیچر کیپیسٹی ہے, امپروومنٹ آف کریکولم ہے, اویلیبلٹی آف بکس ہے, یہ چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں, یونیفارم ہے, یہ دوسرا آسپیکٹ اگر آپ رکھ لیتے ہیں. یہ سافٹ کمپوننٹ سے زیادہ انہوں نے ان کو ہارڈ کمپوننٹ میں ڈالا اور ٹھیکوں میں ڈال دیا, سول اسٹرکچر میں ڈال دیا, ٹینڈرز میں ڈال دیا, اور وہ تمام کا تمام پیسہ میں سمجھتا ہوں 60-70% انفراسٹرکچر کی نظر ہو کے ضائع ہو گیا. کیونکہ جب آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں آپ کوالٹی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. It is not always about the physical space. It is what are you offering to develop the certain faculty. بہت سارے جگہوں پہ جو ایگزسٹنگ اسٹرکچرز تھے ان کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا اگر یہ ریسورس فوکس ہو جاتا سافٹ کمپوننٹ آف ایجوکیشن میں. اچھا انوار یہ بتائیے کہ چونکہ کیا اس میں یہ بتائیے 2009 سے, چونکہ یہ اسی سے متعلق ایک سوال ہے کہ 2009 سے بلوچستان میں بلکہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی گھوسٹ اسکول کا ذکر ہوتا رہا ہے, اور گھوسٹ ٹیچرز کا, یعنی وہ اسکول اور ٹیچر جو کہ کتابوں میں سرکاری کھاتوں میں موجود ہیں لیکن زمین پہ موجود نہیں ہیں. تو اس حوالے سے بھی کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی, کوئی اس کا مداوع نہیں ہو سکا ہے, کیونکہ اب بھی یہ بتایا جا رہا ہے جو 2017 کی جو ایک رپورٹ آئی تھی 16-17 کی, اس کے مطابق اس وقت بھی تقریباً 1400 کے قریب اسکول جو تھے وہ اویلیبل نہیں تھے, مطلب آن گراؤنڈ نہیں تھے. اس کے ساتھ ساتھ 2017-18 کی ایک رپورٹ تھی جس میں یہ کہا گیا کہ صوبے کے 49,000 رجسٹرڈ اساتذہ میں سے 15,000 اساتذہ 16,000 اساتذہ کی ویریفیکیشن ہی نہیں ہو سکی, وہ بھی موجود نہیں ہے. تو یہ کیا مسنگ پرسنز کی طرح یہ لوگ بھی غائب ہو گئے؟ دیکھیے اتنا بڑا مورل ڈائلیما ہے ہماری سوسائٹی کا. امتیاز صاحب آپ نے بہت کریکٹلی آئیڈینٹیفائی کیا ہے. یہ نہ صرف میرے خیال میں ٹیچنگ سٹاف کے حوالے سے یا ٹیچرز کے حوالے سے ہے, جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹ آپ لے لیں, میرا یہ کلیم ہے, میرے پاس اسٹیٹسٹکس اویلیبل نہیں ہے, شاید 30 سے 40 یا 15-20 ارب روپے کی جو سیلری ہے وہ ایک بلیک ہول میں جا رہی ہے جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. نان ڈیولپمنٹ فنڈ کے زمرے میں کسی کو نہیں پتا کہ اس کا کیا ہو رہا ہے, کس کے پاس جا رہا ہے. اور اتنا ایک اسپائڈر ویب انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ اس پہ ہاتھ ڈالنا جتنا بھی ویل انٹینڈیڈ انڈیویجول ہو کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں اے جی آفس, لائن ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن, فائنانس, ضلع کا خزانہ افسر, یہ تمام کے تمام لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سیلریز تمام لوگوں میں بٹ رہی ہوتی ہیں. یہ مسئلہ بلوچستان میں بھی ہے, یہ بلوچستان سے باہر دوسرے صوبے میں بھی ہے. ان کے پینشنز ہیں, ان کی سیلریز ہیں, یہ ایسی گاڑیاں ہیں جس کی جو کہ شاید ابینڈن ہوئے 20 سال ہو گئی ہیں. لیکن انوار الحق صاحب آخر اور ان کی جو اگر یہ سلسلہ چل رہا ہے ایک عرصے سے گزشتہ حکومتوں کے ادوار میں بھی, تو آخر کہیں نہ کہیں تو آ کے اس کو ٹوٹنا چاہیے, کہیں نہ کہیں آ کے تو اس کو صحیح کرنے کا سلسلہ جو ہے یا کام جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے. اب 2 سال ہو گئے اس نئی گورنمنٹ کو بھی, تو آخر اس گورنمنٹ میں کیوں کچھ نہیں ہو سکا ان سارے معاملات کے تدارک کے لیے؟
मेरा आप समझते हैं कि कुछ शुरू भी किया गया? दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर आपको दोबारा अर्ज करता हूं कि ये बहुत चैलेंजिंग और मुश्किल काम है। जिसने ये काम किया वो इस मुल्क में इनकलाब ले आएगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अनवार साहब। बिल्कुल नहीं हो पा रहा, ये एक सच है। आपने बिल्कुल सही वक्त पे अपने एक इनकलाबी फिक्रा बोल दिया कि इनकलाबी की सूरत में ये तब्दीली आ सकती है। और बिल्कुल अनवार साहब ने ये सही कहा कि जब तक कोई इनकलाबी इकदाम नहीं किए जाएंगे, ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। हमारा जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो इतना पेचीदा है कि उसमें तय दर तय प्यास की तरह है, उसमें हर एक इदारे के ऊपर एक और इदारा बैठा हुआ है। और जिस तरह उन्होंने बताया, मैं तो हैरान हूं कि कभी 2008 में 45 अरब का उसका सिर्फ सूबे का सालाना तरक्याती प्रोग्राम होता था, आज सिर्फ तालीम का बजट इससे कहीं ज्यादा हो चुका है। तो उससे यही इसीलिए हमने सवाल पूछा कि तालीम पे क्या असर पड़ा। बुनियादी तौर पे असर नहीं पड़ा, बल्कि वो एक वज़ीर आला होते थे बलूचिस्तान के जो कहते कि डिग्री होती है, जाली हो या असली हो। अब उसमें इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इनके इंटेलेक्चुअल लेवल क्या था, कि उनकी तरजीहात में तालीम थी ही नहीं। और इसी वजह से बलूचिस्तान तकरीबन वहीं पे खड़ा है जहां से आज से 10 साल पहले था। बड़े एक अफसोस की बात है, और इसके लिए अनवार लक साहब ने बिल्कुल सही बात की कि इनकलाब की जरूरत है। जब तक इनकलाबी तब्दीलियां हमारे गवर्नेंस के निज़ाम में नहीं आएंगी, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हो, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मतलब नुमाया तब्दीली हमारे निज़ाम में नहीं आ सकेगी। अफसोस की बात यह है कि सूबाई सतह पर तो चले एक मायूसी, ये डिसअपॉइंटमेंट जो है वो मौजूद है। जो सिस्टम के अंदर बैठे हैं वो सिस्टम को जानते हैं, लेकिन जब हर हुकूमत आती है, नई गवर्नमेंट आती है नेशनल लेवल के ऊपर, तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कभी आगाज हकूक बलूचिस्तान की बात की जाती है, कभी बाहर की क़यादत जो है उसको वापस लाया जाएगा, ये बात की जाती है, और मामला ठीक किए जाएंगे, ये कहा जाता है, ये वादे किए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी भी सतह पर ऐसा होता नहीं है। बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसके साथ ही एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने अगले मौजू के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, यूं तो हम देखते हैं कि मुल्क आए रोज किसी न किसी बहरान की जद में होता है। कभी आटे का बहरान है, कभी चीनी का बहरान है, और हम कुछ अर्से से ये देख रहे हैं कि जो पेट्रोल का जो बहरान है, जो तेल का बहरान है, वो पाकिस्तान में हर कुछ अर्से के बाद जो है फिर से सर उठाता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि अभी गुज़श्ता दिनों जब सस्ता करते हैं तो पेट्रोल गायब हो जाता है, उसके बाद कीमत जो है वो महंगी हो जाती है। जाहिर है कि उस पर भी फिर सूरत हाल अजीबो गरीब होती है, कुछ समझ में नहीं आता। अभी पेट्रोल बहरान पर गुज़श्ता दिनों जो इंक्वायरी कमेटी बनी, उसने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार ठहराया था। अब एक और कमेटी भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तश्कील दे दी है, और देखना यह है कि अब किस पे जिम्मेदारी डाली जाती है और क्या वाकई हकायक सामने आते हैं, नहीं आते। सबसे पहले तो इम्तियाज साहब, आखिर ये वजह क्या है कि हर कुछ अर्से के बाद हम देखते हैं कि ये पेट्रोल का बहरान जो है ये सर उठाता है और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के खड़ी हो जाती है। देखिए, ताज़ा तरीन जो मामला हुआ उसमें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है उनकी जीत हो गई। उनको ओगरा ने 50 करोड़ के तकरीबन जुर्माने किए, और जब कीमतों को दोबारा बहाल किया गया, यानी 25 रुपए का दोबारा इजाफा कर दिया गया, तो 7-8 अरब रुपए एकदम उन कंपनियों के खातों में चले गए। सो एक ऐसा एक फसाड तैयार किया गया कि जिससे लोगों को बताया गया कि ये नागुज़ीर था, हालांकि उसमें बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं। हम आज के प्रोग्राम में असल में फोकस कर रहे थे पाकिस्तान स्टेट ऑयल का जो किरदार है सारे के सारे बहरान के दौरान जो रहा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल एक ऐसी कॉरपोरेशन है जो कि तेल के शोबे में मार्केट लीडर है। इसकी कोई 53-54% के करीब इसका मार्केट शेयर है। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि ये मार्केट लीडर होने के बावजूद ये भी ऑयल कार्टेल, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, बज़ाहिर इसके अफसरान भी उनके साथ मिल जाते हैं जब मुल्क में बहरान की सूरत हाल पैदा होती है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना ल्यूक्रेटिव, बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है PSO के अफसरान के लिए भी। एक साबका MD थे, उनकी तनख्वाह इसरार करने पे, सुप्रीम कोर्ट के इसरार करने पे बताई गई कि वो 85 लाख रुपए माहाना है। यानी कितना जुल्म है इस मुल्क में कि जहां पे लोग खाने को 2 वक्त खाना नहीं मिलता, और एक MD साहब हैं जो कि
جن کو لگایا گیا تھا سابق وزیر اعظم خاقان عباسی نے، میرا خیال ہے بڑے ان پہ مہربان تھے، اسی وجہ سے وہ چو چرا بھی نہیں کرتے تھے جب وہ تیل کی درآمد وغیرہ کے حوالے سے اور ٹائمنگ اور ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے مسائل سامنے آتے تھے، وہ بالکل آنکھیں بند کر کے اس پہ دستخط کر دیتے تھے۔ اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ 2015 میں اتنا بڑا ایک بحران آیا، اب 2020 میں یہ بحران آیا، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ اسٹیٹ کارپوریشنز، بہت ساری کارپوریشنز ہیں، وہ سفید ہاتھی بن گئے۔ حالانکہ اتنے منافع بخش یہ ادارہ ہے، پاکستان بھر میں پیٹرول پمپ ہیں، پیٹرول کے ذخائر ہیں، آئل فیلڈز ہیں، گیس فیلڈز ہیں ان کے پاس، تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ اسی ادارے کے ایک سابق سربراہ ہیں، ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ بنیادی طور پہ وجہ کیا ہے، یہ جو انسٹیٹیوشنل ایک لیڈرشپ کا جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اور یہ پی ایس او بنیادی طور پہ پاکستان کے عوام کے جو حقوق ہیں، ان کے جو مفادات ہیں، ان کے نگہبان کے طور پہ اس نے کاروبار اپنا کردار ادا نہیں کیا، بلکہ یہ بھی چوروں کے ساتھ لگتا ہے کہ شامل ہو جاتے ہیں منافع خوری کی دوڑ میں۔ تو اسی لیے ہم نے عرفان قریشی صاحب سابق ایم ڈی ہیں پی ایس او کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ قریشی صاحب، یہی سوال جو امتیاز صاحب پوچھ رہے ہیں، آپ یقیناً ہمارے ساتھ ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں بھی چاہوں گی کہ کائنڈلی جن اداروں کو عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے، ایسا کیوں ہے کہ وہ سفید ہاتھی بن جاتے ہیں یا وہ اس طرح سے کردار ادا نہیں کرتے جو کہ ان کو کرنا چاہیے؟ جیسے پی ایس او جو ہے نا بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے، بہت جائنٹ انسٹیٹیوشن ہے، ماشاءاللہ سے اٹ از ڈوئنگ ویل، مگر یہ ہے کہ اسٹیٹ کے مطلب ہماری منسٹریوں کے اور ادھر کی انٹرفیئرنس اتنی ہوتی ہے اس کے اندر کہ اب جو بورڈ بنا ہے یہ میرے خیال ہے پہلی مرتبہ کوئی پروفیشنل چیئرمین کو لائے ہیں، پہلی مرتبہ آفٹر اے ویری لانگ ٹائم کوئی بندہ، مگر وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے، اکیلا کیا کر سکتا ہے، کنٹریبیوشن کیا ہوتی ہے، یہ گورنمنٹ آفیشیلز جو بورڈ پہ بیٹھتے ہیں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی ہے، پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ جو آپ نے بحران کی بات کی تھی، یہ اب یہاں پہ جو ہے یہ دو ڈائمینشن ہے، ایک تو لائسنسز ایسے ایشو کیے گئے جیسے پان کی دکان ہے، ایسے لائسنسز ایشو کیے گئے، کوئی سٹوریج کے اندر اتنی زیادہ گروتھ نہیں آئی جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، اور پھر بھی اگر لائسنسز ایشو ہوئے، اور ایسے ایسے لوگوں کو ایشو ہوئے جو میرے خیال ہے پی ایس او کے ہی کارٹیج کانٹریکٹر ہوتے تھے یا کوئی زیادہ پمپ ڈیلر ہوتے تھے یا بلک ڈیلر ہوتے تھے، ان لوگوں کو لائسنسز دیے، مطلب آپ کو اسٹینڈرڈ بنائیں، کوئی اسٹینڈرڈ نہیں، اس سے نقصان کس کا ہوا جی؟ پاکستان اسٹیٹ آئل کا نقصان ہوا، کیوں؟ کیونکہ پی ایس او از گورنڈ بائی پیپرا رولز جی، وہ ٹینڈر کرتی ہے، وہ ٹینڈر میں آئل ٹریڈرز ڈالتے ہیں ٹینڈر، اور جب ٹینڈر کھل جاتا ہے تو وہ اوارڈ کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر نیگوشیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری او ایم سیز ہیں، یہ باہر جاتی ہیں، دبئی جاتی ہیں، ادھر جاتی ہیں، جاتی ہیں، یہ سستا مال اٹھا لیتی ہے، یہ مارکیٹ میں لاتی ہے اور یہ گند کرتی ہے، جس کی وجہ سے پی ایس او کا مارکیٹ شیئر افیکٹ ہوا ہے۔ اٹ شوڈ بی اراؤنڈ 70%، بٹ اٹ از ایٹ 54%، وچ مینس اٹ افیکٹس پی ایس اوز پروفیٹیبلٹی۔ اچھا صاحب، یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں وہ مارکیٹ سے سستا تیل لے کے آتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پی ایس او جو خریداری کر رہا ہے وہ نسبتاً مہنگی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر ان کو سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے جب وہ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں؟ جی، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے سر، اپ اینڈ ڈاؤن۔ دیکھیں وہ جو امپورٹ پیرٹی پرائز جو بنتی ہے وہ پی ایس او کی امپورٹ کی پرائز سے بنتی ہے، لیٹ سے پی ایس او نے امپورٹ کیا 25 روپے میں، ٹھیک ہے، یہ جو او ایم سیز ہے دوسری یہ لے آتی ہے 20 روپے میں، تو ان کا 5 روپے منافع زیادہ ہوتا ہے، پی ایس او کا وہی ڈسٹریبیوٹر مارجن آتا ہے جو آتا ہے۔ اچھا، تو اس میں جو آپ نے ایک اور بات کہی کہ جو لائسنسز اس طرح ریوڑی کی طرح بانٹے گئے جیسے پان کی دکان تھی، اس کا کیا تعلق ہے پی ایس او کی قیادت کے ساتھ؟ اس کا جو کانڈکٹ ہے، اس کی جو مینجمنٹ ہے، وہ کیسے متاثر ہوئی؟ وہ ایکچولی وہ پی ایس او کے مارکیٹ شیئر تو خیر وہ چیز ہے، پی ایس او کی پروفیٹیبلٹی کو ڈینٹ کرتی ہے، پی ایس او کی سیل کو امپیکٹ کرتی ہے، یہ سب چیزیں آ کے پی ایس او کی گروتھ میں ہنڈرنس ہے۔ یہ سارے جو ہے یہ اب یہ دیکھیں، پی ایس او فالو سرٹن رولز آف دا بکس اینڈ دے ویوڈلی فالو اٹ، مگر یہ جو دوسرے کمپنیز کو جو کھڑا کر دیا ہے اس کے مقابلے میں کہ جی ہیلتھی کمپٹیشن ہو، وہ ہیلتھی کمپٹیشن نہیں ہو رہا، وہ پی ایس او تک ٹائم دے رہے ہیں اور یہ ہرٹ کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کو، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ گئے ہیں، اسمگلنگ یہ کرتے ہیں بلوچستان سے
मतलब डेली मैं कैलकुलेट किया है 280 मिलियन रुपए का नेशनल एक्सचेकर को टैक्सेस में नुकसान है। ये तास्तान और इधर के बॉर्डर से जो आ रहा है, तेल आ रहा है ईरानी, ये सब स्मगलिंग हो रही है। कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई देख नहीं रहा। टैक्सेस का तकरीबन 5000 टन के लगभग डेली इट्स स्मगल्ड ऑयल विच इज हर्टिंग दी एंटायर कंट्री को भी नुकसान हो रहा है। टैक्सेस में नहीं आ रहा, सेल्स टैक्स जा रहा है, पीडीएल जा रहा है, कुछ सब जा रहा है, यानी आप स्मगल हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही है पीएसओ को, और दूसरे ये है कि शायद स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, उसकी वजह से जो करप्शन के मसाइल हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं, वो होगी भी तो बहुत लोअर लेवल पे होगी। सीनियर लेवल पे इट इज 0 by 0, आई कैन गारंटी ऑन दैट, बिकॉज द रूल्स और इतने अच्छे बने हुए हैं वहाँ पे कि लेट शौकत मिर्जा साहब और फिर तारिक किरमानी साहब, ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो बना गए हैं बिजनेस लॉज वगैरह, वो बड़े रिजिड हैं। वहाँ पे ये सब चीजें नहीं हो सकती। इनको चाहिए कि बोर्ड को ठीक करें, बोर्ड अच्छा लाए, प्रोफेशनल्स का लाए, जो शेयर होल्डिंग है आप उसको देखें, कौन कौन शेयर होल्डर है उनके अंदर, उनका कोई नॉमिनी है बोर्ड? नहीं सर, कोई भी नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, बंदों को बिठा देती है। जब तक कि ये सही की प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड पे नहीं बैठेगी, आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस करने में मुश्किल होगी। क्योंकि व्हाट एक्सपीरियंस टू द ब्रिंग, अब एक चेयरमैन लाए हैं, वो बहुत सालों बाद सही चेयरमैन लगाया है पीएसओ का। इज अ प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा हुआ है, समझता है क्या करना है, मगर वो अकेला क्या कर सकता है? अच्छा ये बताइए, जो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, तो नया जो पीएसओ है, आप समझते हैं कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने नहीं की हैं, जिसकी वजह से जो बहरान गुज़िश्ता हफ्तों में आया है वो अवॉइड किया जा सकता था, अगर तो वाक़ईतन ये मार्केट लीडर के तौर पे और पाकिस्तानी अवाम के मफादात के निगहबान के तौर पे ये इदारा खुद को पोजीशन करता। इम्तियाज साहब, ये डिसीजन जो है ना, प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग होती है, उसके थ्रू होता है इम्पोर्ट का। यहाँ पे एरर ऑफ जजमेंट हो गया था डीजी ऑयल की ऑफिस से। पीएसओ ने तो लेटर्स लिखे थे कि भाई ये क्राइसिस देख, वो तो फोरकास्ट किया था उन्होंने कि क्राइसिस आएगा, आपने इम्पोर्ट बैन कर दी है। पीएसओ ने तो शो डाला था कि सबसे पहले कि ये इम्पोर्ट बैन कर दिया आपने, ये क्राइसिस आएगा, ये फॉरवर्न द थिंग, पर यहाँ पे एरर ऑफ जजमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई। लेकिन इसमें ये बताइए, जो हमारे पाकिस्तान की अपनी भी तो रोजाना की कितने हजार टन पैदावार है, तो जब कोविड के दौरान हमने इंपोर्ट नहीं किया तो अपनी पैदावार तो जारी थी या वो भी टोटल बंद हो गई थी? नहीं जी, रिफाइनरी जो थी वो स्टॉक अप हो गई थी, और ये छोटी कंपनी जो है ना, ये माल नहीं उठा रही थी। पीएसओ माल उठा रहा था, बाकी कंपनीज माल नहीं उठा रही थी रिफाइनरी, तो रिफाइनरीज के टैंक फुल हो गए थे, तो रिफाइनरीज हैड टू कट बैक देयर इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारा क्राइसिस डेवलप हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। अच्छा इम्तियाज साहब, अगर देखा जाए तो इस इदारे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इंतहाई मुनाफा बख्श इदारों में ये शामिल हो सकता है, तो आखिर ऐसा क्या है, वो इक़दाम क्यों नहीं उठाए जाते हैं कि इस इदारे को, क्योंकि हम देखते हैं हमारे जितने हुकूमती इदारे हैं वो सफेद हाथी हैं और वो जो है वो एक तरह से खसारे में जा रहे हैं। आप स्टील मिल को ले लीजिए, PIA को ले लीजिए, तो उस हिसाब से ये इदारा तो मेरे ख्याल में इसको क्रेडिट देना चाहिए। देखिए, उसमें मसला ये है कि इस इदारे के साथ बहुत सारे लोगों के मुआशी मफादात जुड़े हुए हैं। इसमें एक साबका MD ने हमें बताया कि जब उन्हें लगाया गया तो तवक्को उनसे ये थी कि किसी भी फैसले जो कि ऊपर से फैसला आएगा उसकी मुज़ाहमत नहीं करेंगे। अच्छा, तो उन MD साहब को 2-2.5 साल के बाद फारिग कर दिया गया, क्योंकि वो आंखें बंद करके दस्तखत करने वाले नहीं थे। अच्छा। वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि बहुत सारे फैसले उनके ख्याल में ठीक नहीं थे, मुल्की मफाद के, वजारत के, PSO के खिलाफ थे। लेकिन चूंकि उसमें वजारत पेट्रोलियम मसनूआत और जो ओगरा, ये सारे चूंकि आपस में मिले हुए हैं, तो एक बहुत वसी ताना बाना है, गोरख धंधा है मफादात का, वजारत से लेके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तक, और उसमें फिर PSO भी शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से आप इन इदारों में रिफॉर्म यानी इस्लाहात को, जब भी कोई इस्लाहात की कोशिश करता है, उनको उस इदारे से चलता कर दिया जाता है। ये उसी तरह के मसाइल हैं जैसे हम बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, और फिर हम नेशनल लेवल पे अपने मुख्तलिफ इदारों में भी वही सूरत हाल देखते हैं। मफादात का टकराव है, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनकी वजह से इदारे बल्कि एक और दिलचस्प बात मैं आपको ये बताऊं, सॉरी आपकी बात में काट रहा हूं, कि इन मफादात का, इक्तिसादी मफादात का जो ऊपर लोग बैठे हैं, इससे अंदाजा लगाइए कि डॉक्टर आसिम हुसैन पीपल्स पार्टी के दौर में
पेट्रोलियम के एडवाइजर थे, वो खुद एक मेडिकल डॉक्टर थे, लेकिन एडवाइस वो कर रहे थे सदर मोहतरम को और वजीर आजम को पेट्रोलियम मसनूआत पे। इसी तरह पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल थी, मोहतरम उसके भी चेयरमैन थे। तो जैसे पहले भी हमने एक प्रोग्राम में जिक्र किया कि 4.5 साल के दौरान पीएमडीसी के रजिस्टर्ड मेडिकल कॉलेजों की तादाद 35 से 135 हो गई। अब ये पूछने की बात थी कि ये कैसे हो गया, इसकी वजह क्या थी, आखिर फिर किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने अगले मौजू के साथ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन पाकिस्तान तजारत और अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है उसके हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो खासी हमें मुतहरिक नजर आ रही है और बहुत सी कोशिशें इस हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं। पहले 3 बॉर्डर पॉइंट्स जो हैं वो खोले गए और अभी 2 मजीद पॉइंट्स खोले गए हैं अंगूर अड्डा और कल्लाची के, और उसके बावजूद जो ताजिर हजरात हैं उनकी शिकायत उसी तरह से मौजूद हैं और उनके मसाइल जो हैं वो कम नहीं हो पा रहे। इसी हवाले से हमने आज बात करने के लिए इस वक्त राब्ता किया है पाकिस्तानी ताजिर हैं जी ज़ियाउल हक सरहदी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरे ख्याल में उन्हीं से गुफ्तगू का हम आगाज करते हैं। ज़ियाउल हक साहब, एक तो हमें नजर तो ये आ रहा है कि जैसे अब ये बॉर्डर पॉइंट्स जो हैं वो खोले गए, पहले 3 अब 2 और खोले गए हैं, उसके बावजूद जो मसाइल हैं वो झूम के तू हैं। तो मैं चाहूंगी कि जरा काइंडली आप रोशनी डालें कि किस किस्म के मसाइल का आपको सामना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेकिन जी इसमें कोई शक नहीं है कि एक तो बॉर्डर जो हमारे खुल गए हैं, इससे यकीनन हमारी जो तिजारत है इसको फरोग मिलेगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले जो कोरोना वायरस की वजह से जो मुश्किलात थी, तो तमाम दुनिया में मुश्किलात थी, उस इक़दाम से यकीनन तमाम दुनिया में जो कारोबार था वो मंदा हो गया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान के माबैन क्योंकि बॉर्डर भी कुछ अर्सा फिर बंद रहा। अब इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया कि 24 घंटे के लिए बॉर्डर तो उन्होंने खोल दिया जी। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे खासकर अशरफ गनी साहब ने भी, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा। आप मसाइल बताएं ज़ियाउल हक साहब, मसाइल जल्दी जल्दी बताएं हमें जी। अच्छा, तो उसकी वजह से देखें जी कोरोना जो है उसकी वजह से भी ज़ाहिर है हमारी जो तिजारत है उसमें तो कमी तो आई है। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक जो हमारी तिजारत की, जैसे कि आपको पता है कुछ अर्सा पहले 2.5 बिलियन डॉलर की बिलिंग हमारी इनके साथ तिजारत, पानी तिजारत हो रही थी, वो आस्ता आस्ता कम होती वो 5 पे चली गई है। उसमें और भी काफी अवामन है। लेकिन असली जो चीज मैं जो बता रहा हूँ आपको कि बॉर्डर क्योंकि 2-3 दफा बीच में बंद हो गए, उसकी वजह से जो हमारी तिजारत है वो उसमें काफी कमी हुई। दूसरा, जैसे कि आपको पता है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड जैसे कि 1965 का मुआहदा 45 साल तक बड़ा खुश हजूबी से चलता रहा, उसके बाद ये दूसरा मुआहदा आया। इसमें इतनी मुश्किलात हैं कि ये कुछ अर्सा पहले हमारी जो तिजारत थी 70% चाबहार और बंदरबाज के रास्ते मुंतकिल हो गई है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसमें ब्यूरोक्रेट जो दोनों जानब के हैं, उन्होंने जो स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के माबैन, इनसे बाहमी कोई मुशावरत नहीं की और इसी को समझते हुए हमने एक पाक अफगान जॉइंट चैम्बर वजूद में आया, जिसके जुबैर मोतीवाला साहब हमारे चेयरमैन हैं, वहाँ खानजान रफूजी हैं। मैं भी 2 दफा इसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। लेकिन 10 सालों में हमने काफी इसमें जो हमारी मुश्किलात थी उसके अजाले के लिए हमने काम किए। लेकिन इस बॉर्डर के बंद होने मार्च के बाद जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। मतलब है कि वहाँ अब 3-4 महकमे हो गए हैं। पहले तो जाहिर है जैसे कि आपको पता है कि महकमे कस्टम होता था या पीए खैबर पॉलिटिकल एजेंट होते थे वहाँ पे, और एफसी बॉर्डर की मैनेजमेंट करती। अब वहाँ पे 4-5 महकमे आ गए हैं, जिसकी वजह से जो हमारी तिजारत है इसमें काफी कमी भी हो गई है। और जैसे कि इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 5,000 जो कंटेनर हमारा है वो कराची पोर्ट पे खड़ा है गुज़श्ता 3 महीने से। उसकी भी वजह आपको पता ही है कि कोरोना की वजह से, हालांकि बैरूनी जो बाकी जो ममालिक है उन्होंने हर किस्म की सब्सिडी भी दी है उनको, ये जितने भी ये उनके एक्सपोर्ट के हवाले से जो तिजारत है उसमें उन्होंने उनको काफी हद तक उनकी हुकूमतों ने वो उनके साथ ताउन भी किया है। लेकिन हमारे जो वहाँ 5,000 कंटेनर हैं जो अफगानी हमारे भाई हैं वो बार बार चिल्ला रहे हैं कि इस पे करोड़ों रुपए का डिटेंशन चार्ज और जो बाकी अपना चार्ज वगैरह है उसकी वजह से
हर कंटेनर पे 5 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 15 लाख रुपए एक ही कंटेनर का आप अंदाजा लगाएं कि 5000 कंटेनर जो वहां पे खड़े हैं उसपे तो करोड़ों रुपए का तो अरबों रुपए का तो डिटेल से चार्ज आ गया, जिसकी वजह से ये जो तजारत है एक अंदाजे के मुताबिक जो 70-80% तजारत जो बाकी कंटेनर है वो भी डिवाइड होकर जा रहे हैं चाबहार और बंदरवास के रास्ते। हमने काफी कोशिश की है, हमारी चैम्बर ने, हमारी फेडरेशन ने, हमारे जियाउल साहब, ये लगता है कि जो पाची है पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वो बुनियादी मसाइल हल करने में या उनको हुकूमत को बुनियादी मसाइल हल करने पे मजबूर करने में नाकाम रहा है, और उसकी वजह से आप हमें ये बताएं कि जो पेशावर से लेकर तोरखम तक सूरत हाल पैदा हुई है ट्रकों की और कंटेनर्स की, वो क्या है? देखें, इम्तियाज से बात यह है कि मैंने इस जो बात अभी आपने की है, मैं गुज़श्ता 2-3 दिनों से जितने भी बॉर्डर मैनेजमेंट हैं यहाँ जो यहाँ के जो अपने हमारे जो इंचार्ज हैं यहाँ के ब्रिगेडियर शौकत राना साहब जो कि सेक्टर कमांडर हैं, हमारी परसों उनसे भी मुलाकात हुई है। उनको भी हमने कहा है कि चूंकि बॉर्डर मैनेजमेंट उनके हाथ में है, उन्होंने मुझे कहा है कि सरदी साहब चूंकि हमारा जो काम है वो सिर्फ सिक्योरिटी का है और अगर कोई बंदा FC का आपको तंग कर रहा है आप उसे कहें। मैंने कहा जी आपकी तरफ से तो हमें कोई नहीं है, लेकिन यहाँ से दीगर जो बाकी बैच में हैं उनसे हम परेशान है। उसकी वजह यह सर, जैसे कि आपको पता है कि रास्ते में पहले जो चेक पोस्टें थे यहाँ पे उन्होंने एक रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ था। हर एक चेक पोस्ट के ऊपर यानी कि 25-25 हजार और 30-30 हजार रुपए ये बंदे ले रहे थे उनसे, और वो इस बात के ले रहे थे कि क्योंकि एकदम रश आ गया है और वो ट्रक जो थे वो क्यू में खड़े होते थे। अब ज़ाहिर है उनके माल जो हैं ज़ाहिर है वो खराब तो होंगी, इसमें काफी जो पैराशेबल आइटम भी थे, बाकी चीजें भी थी, जिसकी वजह से वो बेचारे ड्राइवर जो इनको 20-25 हजार रुपए दे देता था उनको छोड़ देते थे और बाकी को फिर वो खड़ा कर देते थे। इससे क्योंकि हमने अखबारों में दिया, हमने फिर हमारे चैम्बर ने, हमारी फेडरेशन ने, जुबैर मोतीवाला साहब भी अपनी कोशिश की है, यहाँ खानजान और खुशी साहब भी आए थे, 2 फ्लाइट मीटिंग हमारी हैं लोगों के साथ, तमाम महकमों को बिठाया, तो वो तो उन्होंने चेक पोस्ट तो वहां से खत्म कर आपके मुतालबात और उनके ऊपर बातचीत हो रही है। बहुत शुक्रिया जियाउल सरहदी साहब आपका। इम्तियाज साहब, ये बड़ा मसला है कि मैं इसको समअप कर देता हूँ। जो जियाउल साहब को बार बार मैं कह रहा था कि आप बताएं आपके मसाइल क्या हैं। मसाइल ये हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अब दो तरफा तजारत और पाकिस्तान के रस्ते जो ट्रांजिट ट्रेड है अफगान ताजरों का, वो यरगमाल हो चुका है हमारी ब्यूरोक्रेसी से, कराची से लेके तोरखम और चमन तक। उसमें जो 5,000 से ज्यादा कंटेनर फंसे हुए हैं कराची पोर्ट पे, वो इस वजह से फंसे हुए गुज़श्ता 45 दिन से कि वहाँ पे ट्रैकर अवेलेबल नहीं है। ट्रैकर वो चीज़ है जो लगाई जाती है हर कंटेनर पे ताकि वो स्मगलिंग कि या इधर उधर चोरी ना हो जाए, पाकिस्तान के अंदर ना रहे और बॉर्डर को क्रॉस करे। अब ट्रैकर जो है वो सिर्फ एक कंपनी के पास उसकी इजारादारी है और वो बार बार वो कंपनी ये कहती है कि हमारे पास ट्रैकर अवेलेबल नहीं है। अब ट्रैकर जब अवेलेबल नहीं हो तो कंटेनर वहां फंस गया, कंटेनर फंस गया, उसका मतलब उनको रोजाना चार्ज पड़ रहा है। सिर्फ ट्रैकर की मद में अब इमेजिन करें कि पाकिस्तान के रस्ते जो अफगान तजारत के आते हैं कंटेनर, वो कम से कम 70,000 कंटेनर हर साल आते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर 1 लाख कंटेनर साल में आ रहा है तो $50 लाख सिर्फ ट्रैकर की फीस की मद में ये कंपनी कमा रही है। और मैंने चेक किया था कि गुज़श्ता रोज सिर्फ 125 ट्रैकर इशू किए गए, उससे एक दिन पहले 135 ट्रैकर इशू किए गए, जिसका मतलब है कि एक दिन में सिर्फ 135 ट्रैकर जो हैं वो कराची की पोर्ट से निकले हैं। उसके अलावा यहाँ सिर्फ पेशावर और तोरखम के दरमियान कोई 2,500 के करीब ट्रक कंटेनर फंसे हुए हैं क्योंकि वो क्रॉस करने में उनको मसला आ रहा है। फिर कराची से लेके पेशावर तक 4 मकामात पे कस्टम्स और पुलिस को उनको रिपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर उनके इजाफी अखराजात होते हैं, उनका वक्त भी ज़ाया होता है। तो हुकूमत की तमाम तर ज़बरदस्त कोशिशों के बावजूद उन्होंने 4-5 बॉर्डर पॉइंट्स